हरे कृष्णा बच्चों, मैं नीलकमल संस्कृत पाठशाला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, अपनी आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे धातु रूप के विषय में। धातु रूप क्या होते हैं, संस्कृत में इनका क्या महत्व है, धातु रूप किस प्रकार से लिखे जाते हैं व धातु रूप याद करने की बहुत ही आसान या सरल विधि कि जिससे हम आसानी से इन्हें याद कर सकें, आसानी से हम इन्हें लिखना सीख सकें। उससे पहले जो नए बच्चे मेरे चैनल के साथ जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि उन्हें आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। बच्चों, वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि आपको ये पाठ या ये वीडियोस कैसी लग रही हैं, और यदि अच्छे लग रहे हैं तो दूसरों के साथ शेयर करना ना भूलें। अवश्य दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं हम अपना आज का विषय धातु रूप। चलिए बच्चे, शुरू करते हैं अपना आज का विषय धातु रूप। तो सबसे पहले कि धातु कहते किसे हैं, धातु है क्या। तो संस्कृत में क्रिया को अर्थात करना, खाना, जाना, दौड़ना, हंसना, इसके अलावा भी बहुत सारी क्रियाएं हैं ना, जैसे पकाना, सोना, नमस्कार करना, लिखना, दौड़ना, ये जितनी भी क्रियाएं हैं संस्कृत में, इन क्रियाओं को हम कहते हैं धातु। तो सबसे पहली चीज जो हमने जानी वो ये कि धातु कहते किसे हैं। तो संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। अब धातुओं के रूप लिखे जाते हैं, तो ये धातु रूप लकार में विभक्त होते हैं। लकार का अर्थ होता है बेटा काल। किस प्रकार से होता है ये हम आगे देखेंगे। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। और प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो जो सबसे पहली हमने जानकारी ली वो ये कि संस्कृत में क्रिया को धातु कहते हैं। धातु रूप लकार में विभक्त होते हैं। प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सामान्यतः संस्कृत में 5 लकारों का प्रयोग किया जाता है। हमने अभी जाना ना ये कि धातु रूप जो है वो लकारों में विभक्त होते हैं। तो वैसे तो लकार ज्यादा हैं, लेकिन हम सामान्यतः 5 लकारों का ही प्रयोग करते हैं। सबसे पहले है लट लकार अर्थात वर्तमान काल। जो कार्य इस समय चल रहा है, जो काम इस समय किया जा रहा है, अर्थात वह पढ़ता है, यानी कि इस समय वो क्या कर रहा है, पढ़ रहा है। तो जो काम इस समय चल रहा है, जो काम इस समय हो रहा है, उसे हम संस्कृत में कहते हैं लट लकार और हिंदी में वर्तमान काल। उसके बाद है लंग लकार अर्थात भूतकाल। वह पढ़ता था जो काम हो चुका है। वर्तमान का मतलब कि काम अभी चल रहा है, लेकिन भूतकाल का अर्थ क्या होता है कि काम हो चुका है, काम समाप्त हो चुका है, वह पढ़ता था। उसके बाद है लृट लकार अर्थात भविष्यत काल, यानी कि ना तो काम हुआ है ना काम हो रहा है, अपितु क्या है, काम अभी होगा, आने वाले समय में काम होगा, वह पढ़ेगा।
तीनों में अंतर समझ में आया बेटा? एक ये कि वह इस समय काम कर रहा है अर्थात वर्तमान काल, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ता था भूतकाल, और वह पढ़ेगा अभी आने वाले समय में। तो आने वाले समय के लिए कौन सा लकार है? लुट लकार। हम हिंदी में तो बहुत आसानी से कर लेते हैं, है ना, लेकिन संस्कृत में इस प्रकार से जो है हर चीज विभक्त है। उसके बाद होता है लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग किया जाता है आज्ञार्थक अर्थात आज्ञा देने के लिए, किसी को निमंत्रण देने के लिए या आशीर्वाद देने के लिए। इसके अतिरिक्त भी इसके और प्रयोग होते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे बेटा वैसे वैसे हम ये सब चीजें सीखते जाएंगे। तो जैसे हिंदी में यदि हम देखें तो तुम पाठ पढ़ो। अब यहाँ पर क्या आज्ञा दी जा रही है, आदेश दिया जा रहा है। तो यदि आदेश दिया जा रहा हो तो हम कौन से लकार का प्रयोग करेंगे? लोट लकार। उसके बाद विधिलिंग लकार। विधिलिंग लकार का प्रयोग हम कब करेंगे? यदि इच्छा या चाहिए अर्थ या कोई संभावना व्यक्त की जा रही हो या उपदेश दिया जा रहा हो। जैसे तुम्हें पाठ पढ़ना चाहिए, तो हम किस लकार का प्रयोग करेंगे? विधिलिंग लकार का। इस लकार का भी प्रयोग और चीजों में भी होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा कि हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, जो विशेष रूप है, जो मुख्यता है, मुख्य प्रयोग है, वो यहाँ लिखे हुए हैं। और भी कई प्रयोग होते हैं। तो हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बेटा हम सीखते जाएंगे, उनके बारे में भी हम जानते जाएंगे। तो जो हमने जाना कि धातु रूप लकारों में विभक्त होते हैं, तो वो 5 सामान्यतः लकार जिनका हम प्रयोग करते हैं वो है लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लृट लकार भविष्यत काल, लोट लकार और विधिलिंग लकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने अपने विषय के प्रारंभ में ही यह जानकारी ली कि लकार अर्थात प्रत्येक लकार में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। और प्रत्येक लकार में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन का मतलब एक, द्विवचन का मतलब 2 चीजों से है और बहुवचन का मतलब 2 से ज्यादा। हिंदी में और अन्य भाषाओं में केवल 2 ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन, लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब जानते हैं पुरुष के विषय में। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, ये तीनों जो विभक्त हैं, जो विभाजित किए गए हैं, ये किए गए हैं कार्यों के आधार पर। जैसे नीचे से, यहाँ से सबसे लास्ट से देखते हैं कि यहाँ पर काम को करने वाला कौन है? अहम, आवाम, वयम। अहम मैं, आवाम द्विवचन तो हम दोनों, और जब बहुवचन तो हम सब। अहम, आवाम, वयम। अर्थात जब काम को करने वाला कौन होगा? मैं, अर्थात उत्तम पुरुष, फर्स्ट पर्सन। जब काम को करने वाला फर्स्ट पर्सन होता है, उत्तम पुरुष होता है, मैं, हम दोनों और हम सब होते हैं, तब हम उत्तम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग करेंगे। उसके बाद जब काम को करने वाला कौन हो? त्वम, तुम, युवाम, तुम दोनों, यूयम, तुम सब, तुम दोनों, तुम सब, तब हम मध्यम पुरुष की क्रियाओं का प्रयोग
करेंगे। मध्यम पुरुष अर्थात सेकंड पर्सन। फर्स्ट पर्सन कौन है? मैं। सेकंड पर्सन तुम, मध्यम पुरुष। और फिर उसके बाद आता है प्रथम पुरुष। इसे हम अन्य पुरुष भी कहते हैं और अंग्रेजी भाषा में हम इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। अर्थात काम को करने वाला ना तो मैं है ना तुम है, कोई और है। तो मैं और तुम के अलावा या मैं और तुम के अतिरिक्त काम को करने वाला कोई भी होगा, वो चाहे वह लड़का है, वह लड़की है, बालक है, शिक्षक है, राम है, लता है, रमा, कोई संज्ञा है, संज्ञा विशेषण है, सर्वनाम है, उन सभी में हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। समझ में आया बेटा? उत्तम पुरुष में का प्रयोग कब होगा? जब काम को करने वाला कौन होगा? मैं, हम दोनों या हम सब। मध्यम पुरुष का प्रयोग कब होगा? जब काम को करने वाले होंगे तुम दोनों और तुम सब। और इन मैं और तुम के अलावा, मैं और तुम के अतिरिक्त जो भी शेष बचता है, उन सभी में हम प्रथम पुरुष की क्रिया का प्रयोग करेंगे। तो ये होता है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का मतलब या अभिप्राय। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है बेटा कि धातु रूप लिखे कैसे जाते हैं। संस्कृत में लगभग 2000 से अधिक धातु हैं। क्या हम सभी धातु को याद कर सकते हैं? यदि हम उन्हें रटना चाहें, क्योंकि 5 लकार हैं, हर लकार में 9 शब्द हैं, तो आप स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि अनंत अनंत शब्द हमारे पास होंगे। तो ना तो हम उन अनंत शब्दों को रट सकते हैं, है ना? तो अब क्या करेंगे फिर? हम एक ऐसी विधि सीखेंगे जिसके द्वारा हमें शब्द रूप लिखना भी आसान हो जाएगा, शब्द रूप याद करना भी आसान हो जाएगा। और वो है हर लकार से जुड़े हुए प्रत्यय। यदि हम उन प्रत्ययों को याद कर लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। यदि हमने लट लकार के प्रत्यय याद किए तो लट लकार की जितनी भी धातु हैं, उस श्रेणी की जितनी भी धातु हैं, उन्हें हमें करना आसान हो जाएगा। अब वो आसान कैसे होगा, प्रत्ययों को धातु के साथ कैसे जोड़ा जाएगा, ये सब हम सीखते हैं। अब हमारे पास वर्तमान काल के जो प्रत्यय जो मैंने लाल रंग से लिखे हुए हैं, बेटा ध्यान दीजिएगा, जो लाल रंग से लिखे हुए हैं ये हैं प्रत्यय जो धातु के साथ जुड़ेंगे। अब आप कहेंगे कि मैडम यदि ये जुड़ेंगे तो ये आपने हर प्रत्यय से पहले कोष्ठक में अ या आ क्यों लिखा हुआ है, ये किस लिए है? तो चलिए ये भी जानते हैं कि ये मैंने क्यों लिखा है। वो इसलिए लिखा है कि सभी धातु हलंत होती हैं, अर्थात आप देख रहे होंगे यहाँ पठ हलंत लगा हुआ है, ठीक है ना? हमने अपनी कक्षा में सीखा था हलंत। हलंत का मतलब होता है कि इसमें स्वर नहीं जुड़ा हुआ। वर्ण विन्यास और वर्ण संयोजन और संस्कृत वर्णमाला में हमने ये सीखा था कि हलंत का मतलब क्या होता है कि इसके साथ स्वर नहीं जुड़ा हुआ। जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं आधा अक्षर, है ना? जैसे हम साधारण भाषा में क्या कहते हैं बेटा? आधा अक्षर। तो सभी धातु हलंत होती हैं, इसलिए प्रत्ययों से पहले अ, आ, ए और कहीं कहीं ई ये विकरण जुड़ जाते हैं, अर्थात ये स्वर जुड़ जाते हैं। क्योंकि यदि जब तक स्वर जुड़ेगा नहीं हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि बेटा यदि मैं आपको केवल यह बताऊंगी कि ती, सी, मी ये इस तरीके से, तो आप कहोगे कि मैडम ये जो तो ठा में तो हलंत लगा हुआ है, अ कहाँ से आया या आ कहाँ से आया? तो सबसे पहले उसी प्रश्न का उत्तर, क्योंकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये चीज हमें मालूम होनी चाहिए कि प्रत्ययों से पहले ये स्वर कैसे जुड़ा। क्योंकि इसीलिए इसका उत्तर है कि सभी धातु हलंत होती हैं,
एक चीज और बताऊं बेटा कि संस्कृत में कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं होता, कि हमारा मन कर रहा है तो हमने आ लगा दिया, हमारा मन कर रहा है तो हमने अ लगा दिया, हमारा मन कर रहा है तो हमने। हर काम एक तकनीक के माध्यम से होता है, हर चीज के लिए एक सूत्र है, लेकिन यदि हम उन सूत्रों के विस्तार में नहीं जाएंगे, हम केवल इतना जानेंगे कि धातु हलंत होती है, इसलिए प्रत्ययों से पहले ये हम विकरण जोड़कर उनको कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण करते हैं और अपने प्रत्ययों का प्रयोग करते हैं। तो हमारे वर्तमान काल के जो प्रत्यय हैं, प्रथम पुरुष में है ती, त। अब इसको अकेले नहीं बोला जा सकता, तो हम इसे अ के साथ ही बोल देंगे ना। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमः। याद करने में आसान रहेगा। ती, त, अंति, सी, थ, थ, आमी, आवह, आमः। अब आप कहोगे कि मैडम ये कैसे होगा, कैसे जुड़ेगा? चलिए अब वो भी देखते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको जैसे बताया कि अ हमने किस लिए लगाया है, पठ जमा अ। अब ये पठ बन गया, ठीक है ना बेटा? आप देख रहे हैं बच्चे, अब ये पूरा जो है, अब इसमें से हलंत हट गया। हमने स्वर लगाने का, ये जो अविकरण, ये जो जोड़ा, ये इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि हमारा हलंत जो है वो हट जाए। अब ये अक्षर संपूर्ण हो गया, अब है ये पठ। ठीक, अब हमें जोड़ना है ती प्रत्यय। तो पठ के साथ हमने क्या जोड़ दिया, ती। हमारा शब्द बन गया पठती। पठ त, क्या शब्द बन गया, पठतः। पठ और ये प्रत्यय जोड़ा, शब्द क्या बना, पठंती। पठ सी जोड़ा, बन गया पठसी। थ, पठ जोड़ा तो शब्द बन गया पठथः। उसके बाद थ जोड़ा तो पठत। आमी, पठामी। व, पठावह। और म, पठामह। यहाँ पर मैंने लाल रंग का जो प्रयोग किया है, अलग रंग का जो प्रयोग किया है, आपको ये बताने के लिए कि देखिए, केवल एक छोटी सी तकनीक के माध्यम से हम किस प्रकार से धातु रूप लिख सकते हैं। शब्द बना पठ, ती जोड़ा पठती, त जोड़ा पठतः, अंति जोड़ा पठंती, सी जोड़ा पठसी, थ जोड़ा पठत, थ जोड़ा पठत, आमी जोड़ा पठामी, पठ आवह जोड़ा पठावह और आमह जोड़ा पठामह। अब आप कहेंगे कि मैडम हर एक के साथ अब ये कैसे प्रयोग किए जाएंगे? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। यहाँ पर हमने कौन सी धातु की है, पठ, पढ़ना। अब हमारे पास अगली धातु है नम, जिसका अर्थ होता है नमस्कार करना। अब बिल्कुल यही प्रत्यय हम नम के साथ जोड़ते हैं। सबसे पहले तो हमने आ जोड़ा, ठीक है बेटा, आ जुड़ा, नम हो गया। अब ती जोड़ा, नमती। वहां पर क्या था, पठ ती, इधर क्या हो गया, नम ती। नम तह, नमंती, नमसी, नमथः, नमत, नमामि, नमावह, नमामः। अब जैसे लिख धातु हो तो नम की जगह क्या आ जाएगा, लिख, और शब्द क्या बन जाएगा, लिखती। लिखतः, लिखंती। चल धातु हो तो चलती, चलतः, चलंती। वद धातु हो,
बोलना, वदति, वदतः, वदन्ति। पच, पकाना, पचति, पचतः, पचन्ति। पचसि, पचथः, पचथ, पचामि, पचावः, पचामः। खाद धातु हो तो खाद नम के स्थान पर अब क्या आ जाएगा? खाद, और प्रत्यय हमारे वैसे के वैसे ही रहेंगे। खादति, खादतः, खादन्ति। हसति, हसतः, हसन्ति। ठीक है बेटा, तो आसान हो गया हमारे लिए। तो हमें केवल लट लकार में ये प्रत्यय याद करने हैं और आप देखोगे कि हम बहुत सारे धातु रूप बहुत आसानी से लिख पाएंगे। लेकिन केवल वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अब आपको कॉपी पेन लेकर इसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। पहले तो आप लट लकार के प्रत्यय याद कीजिए और उसके बाद एक लिस्ट बना लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि बेटा जितना आप लिख लिख के अभ्यास करेंगे, बोल बोल के अभ्यास करेंगे, तो आपको वो अच्छे से याद हो जाएंगे। हम वाक्यों के माध्यम से भी इन्हें सीखेंगे अपने पाठों के द्वारा, लेकिन हम अभ्यास हमारे लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। बिना अभ्यास के बेटा यदि हम चाहें कि आज हम बस ये थोड़ा सा याद कर लिया, रट लिया और सोचेंगे कि हमारा काम चल जाएगा, ऐसे ही नहीं। बच्चे जैसे जैसे आपको पाठ पढ़ाए जा रहे हैं वैसे वैसे आप साथ साथ उसका अभ्यास भी कीजिए ताकि आपको ये अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि जो बच्चे छठी में हैं, यदि आज ही वर्तमान में ही आप इन्हें लिख लिख के अच्छे से अभ्यास करेंगे, प्रयास करेंगे, याद करेंगे, तो हमें तो बहुत आगे तक संस्कृत पढ़नी है। हमें तो 12वीं कक्षा तक विद्यालय में संस्कृत पढ़नी है, उससे आगे भी हमें संस्कृत हम पढ़ सकते हैं। तो यदि हम छठी से ही अपनी नींव पक्की कर लेंगे, जो बच्चे 7th में हैं या जो बच्चे 8th क्लास में हैं, ये तो सभी बच्चों के लिए है। वो सभी बच्चे जिनको धातु रूप याद करने में बहुत कठिनाई होती है ना, वो कहते हैं कि मैडम हमसे तो याद ही नहीं होते। तो याद करने का एक आसान तरीका यही है कि हम उनके प्रत्ययों को याद कर लें और उसके साथ सभी धातु जोड़ते जाएं, तो बहुत आसानी से हमारा काम चल जाएगा। तो चलिए, ये था हमारा लट लकार वर्तमान काल के प्रत्यय। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा लंग लकार भूतकाल, अर्थात जो काम हो चुका है। अब उसमें क्या है? भूतकाल की एक विशेषता ये होती है कि धातु से पहले अ जुड़ जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, भूतकाल की ये विशेषता है कि धातु से पहले क्या जुड़ जाता है? अ। चलिए, अब हम इसके प्रत्यय देखते हैं। त, ताम, न। मध्यम पुरुष में कोई प्रत्यय नहीं जुड़ता, केवल विसर्ग लगते हैं। तम, त, और उत्तम पुरुष में म, आ और आम। चलिए, अब कैसे? वही तरीका जो हमने लट लकार में किया। जैसे मैंने कहा कि आ जुड़ जाएगा धातु से पहले, तो अपठ और त, अपठत। अपठ तामु, अपठतामु। बहुवचन में अपठन। मध्यम पुरुष में जैसे आपको बताया कि केवल विसर्ग लगेंगे, तो अपठः, अपठतम, अपठत, अपठम, आव, अपठाव और आम, अपठाम। फिर से एक बार ध्यान से देखो बेटा। त, अपठत, ताम, अपठताम,
न अपठन् अपठः अपठितम् अपठत् अपठम् अपठाव अपठाम। है ना बहुत आसान। करना क्या है, केवल प्रत्यय याद करनी है, हर लकार के केवल प्रत्यय याद करने हैं और धातु उसके साथ जोड़ते जाइए और हमारा काम बहुत आसानी से बहुत सरलता से हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अब है हस धातु। अब इसे हस धातु के साथ जोड़कर देखें तो धातु से पहले अ जुड़ गया, त अहसत, ताम अहसताम, न अहसन, विसर्ग है अहसह अहस्तम अहसत अहसम अहसाव अहसाम। ठीक है, समझ में आया बेटा। अब मान लीजिए यहाँ पर खाद धातु है, अखादत अवदत अचलत अनमत अलिखत अपचत अधावत अक्रीडत अखेलत। सिर्फ धातु चेंज होती जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी, प्रत्यय हमारे एज इट इज है, बस उसके साथ जोड़ते जाइए और बहुत सारे धातु रूप हमें याद हो जाएंगे। चलिए अब है विधिलिंग लकार। अब विधिलिंग लकार के प्रत्यय, अब इसमें ए जुड़ेगा बेटा। अभी पिछली दो धातुओं में क्या जुड़ा था, अ, इसमें क्या जुड़ेगा विधिलिंग लकार में, ए। तो प्रत्यय है त ताम यु, मध्यम पुरुष में विसर्ग तम त और उत्तम पुरुष में यम एव एम। त ताम यु विसर्ग तम त यम एव एम। अब पठ धातु है, ए जुड़ा तो क्या बन गया, एत है तो पठेत, ए और ताम पठेताम पठेयु, पठे केवल विसर्ग है, पठेतम पठेत पठेयम पठेव पठेम। स्वर जुड़ेगा और प्रत्यय जोड़कर बहुत आसानी से हम काम कर लेंगे। ऐसे ही लिख धातु है तो लिखेत, चल है चलेत, वद वदेत, धाव धावेत, क्रीड क्रीडेत। समझ में आ रहा है बेटा। तो इस प्रकार से केवल मात्र प्रत्ययों को याद करके और उन्हें धातु के साथ यदि हम जोड़ते जाएंगे तो हमारे धातु रूप बहुत आसानी से बन जाएंगे। उन्हें याद करना भी आसान होगा और लिखना भी आसान होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला लकार, वो है लोट लकार। अब लोट लकार के प्रत्यय कौन कौन से हैं, तू ताम अंतु, तू ताम अंतु। यहाँ कुछ नहीं है, केवल बस स्वर जुड़ा हुआ है। तम त आनी आव आम, तू ताम अंतु तम त आनी आव आम। अब पठ धातु है, तू जुड़ा पठ तू, ताम जोड़ा पठ ताम, अंतु जुड़ा पठंतु। कुछ नहीं है यहाँ पे, केवल स्वर जुड़ रहा है, पठ तम पठतम, त पठत, नी पठानी, व पठाव, म पठाम। एक बार देखिए ध्यान से, तू पठतू
पठताम पठन्तु, पठ पठितम पठत, पठानि पठाव पठाम। लिख धातु, लिखतु लिखताम लिखन्तु, लेख लिखतम लिखत, लिखानि लिखाव लिखाम। एक धातु और करें। चलिए अब देखते हैं चल धातु। चलतु चलताम चलन्तु, चल चलितम चलत, चलानि चलाव चलाम। खाद है तो खादतु खादताम खादन्तु, धावतु धावताम धावन्तु। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है आपको? यदि कुछ ऐसा है जो आपको लगता है कि मुझे समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा अपने प्रश्न कि मैम हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, मैं उसका उत्तर देने का प्रयास जरूर करूंगी बेटा। अब चलते हैं अपने अंतिम लकार की तरफ और वो है लिट लकार अर्थात भविष्यकाल। अब इसमें सबसे विशेष बात यह है कि लिट लकार के प्रत्यय लट लकार अर्थात वर्तमान काल के समान ही होते हैं। तीता अंति सीथा था आमी आवह आमह, तीता अंति सीथा था आमी आवह आमा, जो हमने लट लकार में किए थे। लेकिन उससे पहले हमें एक जानकारी और लेनी है, वो ये कि हमने देखा कि प्रत्ययों से पहले जुड़ा या तो आ ए, यहां पर जुड़ता है ई, लेकिन इस ई और इस प्रत्यय के बीच में एक शब्द और आता है जो भविष्य काल की पहचान है, वो है स्य। तो यदि हम ई, स्य और ती, इन तीनों को जोड़ें तो हमारे पास शब्द बनेगा बेटा ईष्यति। ठीक कह रही हूँ? ठीक है, वर्ण संयोजन हमने सीखा है ना, ई, स्या और ती, तो हमारे पास शब्द बनेगा ईष्यति। तो अब ईष्यति शब्द बना, लेकिन मैंने क्या लिखा हुआ है? ईष्यति। क्यों? क्योंकि ई के पश्चात यदि स होता है, ई के पश्चात यदि स होगा तो स के स्थान पर श हो जाता है, तो हमारा इसलिए शब्द बनता है ईष्यति। अब हम इतनी सारी चीजों को याद करने के स्थान पर हम इतना सारा ध्यान रखेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपकी सुविधा के लिए जो लिट लकार के प्रत्यय है उसमें केवल आपको क्या करना है? ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति, ईष्यसि, ईष्यथः, ईष्यथ, ईष्यामि, ईष्यावः, ईष्यामः, यह जोड़ते जाना है धातु के साथ और आपका भविष्य काल के रूप बनते चले जाएंगे। अब आप कहे सोचेंगे कि क्या ये स्या का प्रयोग कहीं नहीं होगा? बिल्कुल होगा। अब आपको मैंने यहाँ पर कुछ धातु बताई है, जैसे यहाँ पर ये है प, आ की मात्रा पहले से ही जुड़ी हुई है, यहाँ पर ई नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, पा धातु है तो इसका बनेगा पास्यति, घ्रा धातु घ्रास्यति, स्था धातु स्थास्यति, दा धातु दास्यति। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, ना के बराबर है, इसलिए हम विशेष रूप से परस्मैपदी धातुओं में किसका प्रयोग करेंगे? ईष्यति, ईष्यतः, ईष्यन्ति। चलिए और थोड़ा सा विस्तार से इसको जान लेते हैं बेटा। बेटा अब ये हैं हमारे लिट लकार भविष्यत काल के प्रत्यय। तो उसमें हम क्या जोड़ते जाएंगे हर धातु के साथ? ईष्यति, ईष्यतः,
इष्यन्ति। मध्यम पुरुष में इष्यसि, इष्यथः, इष्यथ। और उत्तम पुरुष में इष्यामि, इष्यावः, इष्यामः। पठिष्यति, ई ठ के साथ जुड़ गया। पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथ। पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। समझ में आया बेटा? चलिए और कुछ शब्द देखते हैं। जैसे चल धातु चलना, तो चलिष्यति, चलिष्यतः, चलिष्यन्ति। धाव, धाविष्यति, धाविष्यतः, धाविष्यन्ति। हस, हसिष्यति, हसिष्यतः, हसिष्यन्ति। क्रीड, क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति। गम, गमिष्यति, गमिष्यतः, गमिष्यन्ति। खाद, खादिष्यति, खादिष्यतः, खादिष्यन्ति। वद, वदिष्यति, वदिष्यतः, वदिष्यन्ति। क्री, करिष्यति, करिष्यतः, करिष्यन्ति। खेल, खेलिष्यति, खेलिष्यतः, खेलिष्यन्ति। भू, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। स्मृ, स्मरिष्यति, स्मरिष्यतः, स्मरिष्यन्ति। रक्ष, रक्षिष्यति, रक्षिष्यतः, रक्षिष्यन्ति। मुझे लगता है बेटा आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमें लृट लकार में इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति इस प्रकार से प्रत्ययों को जोड़कर शब्दों का निर्माण करना है। और जहां पर स्य का प्रयोग होगा वो भी आपने देख लिया कि हमें किस प्रकार से करना है। तो बेटा ये थे हमारे पांचों लकारों के प्रत्यय। यदि हम इन प्रत्ययों को याद कर लें और धातु के साथ जोड़ते चले जाएं, तो हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से बहुत सारे धातु रूप याद कर सकते हैं, लिख सकते हैं आसानी से और आसानी से याद भी कर सकते हैं। बस एक छोटी सी तकनीक है जिसका हमें पालन करना है, जिसका हमें अनुसरण करना है, और हम देखेंगे कि धातु रूप हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो गए हैं। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा अवश्य लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर अवश्य करें। अब मिलेंगे अगली कक्षा में एक नया विषय लेकर। तब तक के लिए बेटा हरे कृष्णा।